जो कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, जिनकी दोस्ती की कहानियां लोग सुना करते थे, आज वही दो देश एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और यह हमला इस कदर किया है कि ईरान में एक बड़ी तबाही देखने को मिली है। यह हमला इस तरह से ताबड़तोड़ किया गया कि ईरान में बैठे हुए सैन्य कमांडर से लेकर परमाणु वैज्ञानिक सबको खत्म कर डाला है। हालांकि इसके बदले में ईरान ने भी इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है। जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी की गई है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एक तरफ भारत जहां आतंकवाद से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में भी एक बड़ी हलचल मची हुई है और जाहिर तौर पर अब इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, उससे पूरा मिडिल ईस्ट दहशत में है, क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ जाता है तो जाहिर तौर पर दुनिया के सामने एक नई और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल वर्सेस ईरान, दुनिया ने देखा तबाही की दास्तान। इजराइल ईरान में भीषण लड़ाई दुनिया को किस मोड़ पर लाई। ईरान पर हमले के बाद क्या वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ेगी दुनिया? इन सवालों ने पूरे मिडिल ईस्ट की रातों की नींद उड़ा रखी है। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। मध्य पूर्व में महायुद्ध के आगाज का बिगुल बज चुका है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ उसका कट्टर दुश्मन ईरान। आधी रात में आसमान में बारूद के ये चमकते सूरज दरअसल इंसानियत की तबाही का निशान लेकर आए थे। हवा में मौत की सीटी बजाते इन मिसाइलों का ये मंजर देखना ही डरावना है। ये मिसाइल ईरान के हैं, ये हमला इजराइल पर है, ये आहट युद्ध की है। ऐसा युद्ध जिसमें भले ही किसी का अहम संतुष्ट हो, लेकिन मारे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब जाएंगी। इजराइल और ईरान दोनों ही देश एक दूसरे के खात्मे पर आमदा हैं। शुक्रवार को जब इजराइल ने ईरान पर 250 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की, तो बदले में ईरान ने भी 12 घंटों के अंदर ही 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसका निशाना इजराइल के रिहायशी इलाके थे। दावों के मुताबिक ईरान ने मिसाइलों से इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया। इसके बाद इजराइल ने फिर से ईरान पर पलटवार किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शनिवार को तेहरान में इजरायली हमले में 60 लोगों की मौत हुई। इससे पहले शुक्रवार को इजराइल के हमले में 78 लोग मारे गए थे और 320 घायल हुए थे, जिसके बाद ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से कम 8 मिसाइलें इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर गिरी। इनमें से 6 मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये वीडियो ईरान की मिलिट्री की तरफ से जारी किया गया। पूरा फिल्मी अंदाज में इजराइल को सबक सिखाने की स्क्रिप्ट पूरी दुनिया को दिखाई गई और इसके लिए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया और फिर शनिवार की आधी रात से लेकर सुबह के करीब 7:15 तक ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता रहा। سیلی محکمی بود که در گام اول نواخته شد. طبیعتاً با تحلیل شرایط و بررسی شرایط این تا هر موقعی که لازم باشه میتونه ادامه بده. ये ट्वीट इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया। इसमें साफ बताया गया कि कैसे ईरान के हमले के बाद लाखों इजरायली शरण की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि ईरान इजराइल पर और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और इजराइल के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है।
जबकि इजराइल का कहना है कि उसकी लड़ाई ईरान के आम लोगों से नहीं है। To the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. When that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस बयान को ईरान हल्के में लेने की भूल तो शायद बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब इजराइल ने कोई कसम खाई है तब तब दुश्मन के घर में तबाही मचाई है, जैसे शुक्रवार को भी देखने को मिला था। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर घुसकर तबाही मचाई थी, और तब से लेकर अब तक पिछले 48 घंटों में जो हुआ पहले वो समझिए। दावा है कि इजराइल के हमले से ईरान में अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया, इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया। दावों के मुताबिक ईरान में इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा परमाणु समझौता करें वरना बड़ा हमला होगा। ईरान की सरकारी टीवी चैनल तस्मीन न्यूज के मुताबिक इजरायली हमले में 2 और बड़े ईरानी जनरल को मारे जाने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के खुफिया विभाग के डिप्टी चीफ जनरल गुलाम रेजा मेहराबी और ऑपरेशन डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी मारे गए हैं। इससे पहले ईरान ने माना था कि उनके 4 बड़े सैन्य अफसरों की मौत हो चुकी है, और फिर इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप 6 मिलिट्री जनरल मारे गए। पहला, मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ, सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई के बाद देश के दूसरे बड़े सैन्य अधिकारी थे। अक्टूबर 2024 में इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइलों के हमलों में अहम भूमिका निभाई। दूसरा, जनरल हुसैन सलामी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर इन चीफ। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 में हिस्सा लिया था। तीसरा, ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादेह, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के प्रमुख, मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम के मुख्य जिम्मेदार। अक्टूबर 2024 में इजराइल पर मिसाइल हमले प्लान किए। चौथा, जनरल गुलाम अली राशिद, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर और खत्म उल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख। ईरान इराक युद्ध में सीनियर IRGC अधिकारी रहे। पांचवा, जनरल गुलाम रेजी मेहराबी, सेनाओं के जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड, मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क को संभालते थे। छठा, जनरल मेहदी रब्बानी, सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड। रब्बानी सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाते थे। इजराइल के हमले में ये जो मारे गए ईरान के सैन्य जनरल हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इजराइल पर होने वाले हमले की प्लानिंग में शामिल थे। चाहे वो अक्टूबर 2024 में इजराइल पर हुए मिसाइल हमलों की बात हो या फिर हिजबुल्लाह की मदद करना हो। लिहाजा इजराइल के हमलों का ये पैटर्न बताता है कि वो अपना पुराना बदला भी ध्यान में रखकर ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर और न्यूक्लियर ठिकानों पर बहुत सटीक और अचूक हमला किया है, और हमले के पहले ही राउंड में ईरान की सेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड काउंसिल और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हो गई। तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, और पहले ही हमले में लगभग ईरान के इस्टेब्लिशमेंट के 20 लोग मारे गए। ये कहना कि ईरान ने के इन लोगों से इजराइल ने बदला लिया है, ये बात सही है, क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड काउंसिल की एक एलीट शाखा है अल-कुद्स। ये अल-कुद्स जो है, ये ईरान की सीमा के बाहर जो ईरान के जितने प्रॉक्सी संगठन हैं, जैसे इजराइल में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, या यमन में हुती हैं, सीरिया की असद सरकार है, या बहरीन में अल-अस्तार है, इन सबको समर्थन देता था अल-कुद्स संगठन। तो ये लोग ईरान के ईरान के ये अधिकारी इजराइल के खिलाफ हमलों में पिछले 2 दशकों से लगातार शामिल थे। दूसरी तरफ इजराइल ईरान की मिसाइलों पर जो हमला कर रहा है, उसकी फुटेज भी जारी करता जा रहा है।
जो ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, क्योंकि इजराइल दुनिया के सामने सबूत रख रहा है। कैसे ईरान ने उसके नागरिकों पर हमला किया, कैसे इजराइल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, और इसके बाद इजरायली वायुसेना के दर्जनों फाइटर जेट ने शनिवार की रात तेहरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। इजराइल ने ईरान की जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को भी टारगेट किया और तहस नहस कर दिया। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बनी कैसे? आखिर जब इजराइल ये कह रहा है कि उसकी दुश्मनी ईरान के लोगों से नहीं है, तो ईरान पर हमला क्यों कर रहा है? ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इजराइल का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा नीति है हमारा कोई दुश्मन न्यूक्लियर हथियार न बनाए। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। इजराइल ने 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर और 2007 में सीरिया के रिएक्टर को तबाह किया था। इसके अलावा ईरान पर आरोप है कि वो ऐसे कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। इसमें हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट और शिया मिलिशिया शामिल हैं। इजराइल खुलेआम कह चुका है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, और इस काम में अमेरिका और यूरोप इजराइल के साथ खड़े हैं। ईरान पर इजराइल के व्यापक हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो परमाणु समझौते को लेकर ईरान पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश की है। अब ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं, आप पहले ये एक्सपर्ट से समझिए। इजराइल ने बहुत साफ कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है और वो अपने इस अस्तित्व के खतरे को मिटाकर ही रहेगा। इजराइल का ये भी साफ कहना है कि उसके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। वो इतना छोटा देश है, हालांकि ईरान और इजराइल के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, लेकिन ईरान के पास चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो इस दूरी को कवर कर सकती हैं और वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले आ सकती हैं, तो ये खतरा इजराइल के ऊपर बना रहेगा। तो इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को सफल नहीं होने देगा और लगभग उसने अपने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल भी कर लिया है। जो सबसे बड़ा ईरान का जो न्यूक्लियर बेस था नंतान, उसमें न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच करने की और बॉम्ब बनाने के लायक मेटल बनाने की जो भी सुविधा थी, उसको इजराइल के हमले से बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये कवायद लंबे समय से जारी है। परमाणु कार्यक्रमों को रोकने और इस पर बात करने के लिए अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों का वक्त तब दिया था, जब अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। इसमें कई अधिकारियों की मौत हो गई। जवाब में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था, लेकिन इनमें से अधिकतर को इजराइल ने मार गिराया। इसके बाद से दोनों देशों में प्रॉक्सी वॉर्स जारी है। इस लड़ाई में इजराइल और ईरान के बीच अमेरिका आया था और उसी ने 60 दिनों का वक्त ईरान को दिया था, जिसका जवाब ईरान ने नहीं दिया और 61वें दिन ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ परमाणु वार्ता को आगे बढ़ाने की अभी भी उम्मीद है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ 15 जून को ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मिलने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी दूसरा मौका है। ट्रंप ने कहा है कि इस नरसंहार को समाप्त करने के लिए अभी भी समय है। दरअसल इजराइल की तरह ही अमेरिका का मानना है कि ईरान छिपकर परमाणु हथियार बना रहा है और ये आज की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। इसके लिए अमेरिका ने पहले भी प्रयास किया है, जिसके लिए JCPOA समझौता हुआ था। क्या है ये, पहले आप इसे समझिए। JCPOA का मतलब संयुक्त व्यापक कार्य योजना है। इसे ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है। ये समझौता 2015 में ईरान और चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, UK और US के बीच हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था।
ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों की जांच करने की अनुमति भी दी थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो परमाणु हथियारों का विकास नहीं कर रहा है। इस समझौते को 2031 तक समाप्त होना था, लेकिन अमेरिका ने 2018 में JCPOA से अपनी वापसी की घोषणा की। इससे समझौते के भविष्य पर अनिश्चितता छा गई। दरअसल ये समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार को बनाने में किया जाता है, और यूरेनियम की मात्रा को कम करने के लिए ये समझौता किया गया था। 2015 में भी प्रयास हुआ था कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को कैसे सीमित किया जाए। अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी और उस समय एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार हुआ था। ईरान से लंबे नेगोशिएशन हुए थे और इसमें P5+1 प्लस यूरोपियन यूनियन के लोग शामिल थे। इसमें था चाइना था, फ्रांस था, रशिया था, UK था, USA था और जर्मनी था। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन के 26 देश भी इसमें शामिल थे, लेकिन इसको सऊदी अरब ने और अन्य राज्यों ने, अन्य देशों ने स्वीकार नहीं किया। और इसमें शर्त यही रखी गई थी कि ईरान को इस एग्रीमेंट पे यदि वो सहमत हो जाता है तो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो सैंक्शन लगी हुई हैं, उसमें उसको छूट मिलेगी, लेकिन उसको अपना न्यूक्लियर बम प्रोग्राम बंद करना होगा, समाप्त करना होगा, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं हुआ। यही वो कारण है जिसकी आग में पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट अघोषित युद्ध जैसी स्थिति में सुलग रहा है। इजराइल ने ईरान से पहले उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था जो उसके लिए खतरा बने हुए थे। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब हमास की एक हिमाकत ने मिडिल ईस्ट में तबाही के आगाज की वो पटकथा लिखी, जिसे इजराइल आज भी नए अंजाम तक पहुंचा रहा है। गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हुती विद्रोही। इजराइल के सामने जो पड़ा, इजराइल ने सबको तबाह करके रख दिया। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के दामन पर उसके इतिहास का सबसे बड़ा दाग देने वाले हमास चीफ यहवा सिनवार को इजराइल ने उसके घर में घुस के कैसे मारा था, इसकी पूरी दुनिया गवाह बनी थी। सिनवार को हमास का ओसामा बिन लादेन कहा जाता था। दुनिया में वो डेड मैन वॉकिंग के नाम से मशहूर था। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. बीते 1 सालों में इजराइल ने हमास की कमर तोड़ दी। हमास चीफ यहवा सिनवार और उसका भाई मोहम्मद सिनवार मारा गया। इजराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला को भी लीडरलेस कर दिया। महज 60 दिनों में हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला से लेकर टॉप कमांडर को मार गिराया था। हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन 100 घंटे भी कुर्सी नहीं संभाल पाया था। इजराइल ने यमन में हुती विद्रोहियों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में इजराइल ने यमन के हुतियों के कब्जे वाले बंदरगाह ध्वस्त कर दिए। बीते साल 27 सितंबर को हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ही इस लड़ाई में ईरान की सीधी एंट्री हुई थी। ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला बोला था। दरअसल हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर कहें तो मिडिल ईस्ट में छिड़े इस जंग में ईरान की एंट्री के पीछे का सबसे बड़ा कारण हिजबुल्ला ही है। हिजबुल्ला और ईरान का कनेक्शन क्या है वो भी जान लीजिए। 1985 में हिजबुल्ला ने आधिकारिक तौर पर ईरानी शासन से गठबंधन किया। तब ईरान में अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व का शासन था। ईरान के लेबनान के साथ शिया समुदाय के जरिए लंबे समय से संबंध है। हिजबुल्ला ने अपनी स्थापना के बाद से ईरान के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। ईरान हिजबुल्ला को सालाना $1 बिलियन की वित्तीय मदद करता है। इजराइल ने भले ही कसम खाई है कि वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा। इजराइल का टारगेट है कि ईरान की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे इजराइल के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन है? मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े जंग में इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में ईरान के कई ऐसे प्यादे हैं जो ईरान के लिए सीना तान खड़े हैं। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर नजर डालें तो इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, लेबनान, इराक,
बहरीन और यमन वो देश हैं जो इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान के साथ खड़े हैं और इन देशों में ईरान के सहयोगी ऐसे संगठन हैं जिन्हें कई देशों ने आतंकी घोषित कर रखा है। अब जरा नजर डालते हैं कि इजराइल के आसपास के देशों में कैसे ईरान ने अलग अलग संगठनों को खड़ा किया है जो इजराइल के लिए बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम गाजा पट्टी का ही है। 1987 में बने हमास को इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस्माइल हानिया इसका मुखिया था, जिसे बीते साल जुलाई में इजराइल ने मार गिराया। 2007 से हमास का गाजा पट्टी पर दबदबा है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है। हमास के अलावा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन भी एक्टिव। गाजा पट्टी में इजराइल के दो सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन एक्टिव हैं। इन दोनों ही संगठनों को लंबे समय से ईरान का समर्थन मिलता रहा है। बीते साल 7 अक्टूबर से इन दोनों ही संगठनों के साथ इजराइल का युद्ध चल रहा है। हालांकि इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को तबाह करके रख दिया है, लेकिन मरी हालत में भी वो इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। इजराइल के पूर्वी सीमा पर बसा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है। वेस्ट बैंक में भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक्टिव हैं। गाजा पट्टी के साथ साथ ही वेस्ट बैंक वो दूसरी जगह है जहां से हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाके इजराइल पर लगातार हमले करते रहे हैं। लेबनान में ही हिजबुल्लाह संगठन एक्टिव है। 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस संगठन को बनाया था। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद ये अस्तित्व में आया। हिजबुल्लाह को भी कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष की वजह न्यूक्लियर ब्लैकमेल के साथ हिजबुल्लाह भी है। बीते साल अक्टूबर में ईरान ने इजराइल पर हमला हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ही बोला था। इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह भी हमास और ईरान का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह के संगठन के बाद से ही इसका मकसद लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना था। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम से संगठन है। इस संगठन के पास 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। इराक में इसके अलावा बद्र संगठन भी है, जिसे ईरान इराक युद्ध के वक्त ईरानी इंटेलिजेंस ने बनाया था। इन दोनों के अलावा असैब अल हक नाम का भी एक संगठन है। बद्र और असैब अल हक अपने पास 15 से 30 हजार लड़ाके होने का दावा करते हैं। सीरिया में फातेमियो ब्रिगेड है, जो ईरान में अफगानी शरणार्थियों का संगठन है। सीरिया में लड़ने के लिए शिया पाकिस्तानियों ने जैनबियो ब्रिगेड नाम से संगठन बनाया था। सीरिया में कई ऐसे संगठन भी हैं जिसके लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने ट्रेन किया है। बकीर ब्रिगेड को तो IRGC का फुल सपोर्ट भी है। दावा है कि सीरिया के इन सभी संगठनों के पास हजारों की संख्या में लड़ाके हैं। यमन में हुती विद्रोही एक्टिव हैं। ये शिया जैदी समुदाय का संगठन है। हुती विद्रोही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। हुती के पास करीब 30,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। 90 के दशक में हुसैन अल हुती ने इस संगठन को बनाया था। हुती विद्रोही यमन में राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं। यमन के हुती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन मिला है। बीते कुछ समय से हुती विद्रोहियों ने लगातार इजराइल को दहलाने की कोशिश की है, जिसके बदले में इजराइल ने भी इनके कई बंदरगाह ध्वस्त कर दिए। बीते मई में ही यमन के हुतियों पर इजराइल ने 20 फाइटर जेट से बम गिराए थे। बहरीन में अल अश्तार ब्रिगेड नाम का संगठन एक्टिव है। 2013 में यह संगठन बना था। ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन प्राप्त है। अल अश्तार ब्रिगेड ईरान की मदद से अपनी ही सरकार से लड़ता है। अल अश्तार ब्रिगेड को ईरान से न सिर्फ फंडिंग मिलती है, बल्कि हथियार और विस्फोटक भी मिलते हैं। एक छोटा सा अरब देश है, सऊदी अरब का पड़ोसी है। बहरीन में सबसे एक अजीब चीज़ ये है कि वहाँ बहुमत आबादी शिया मुसलमानों की है और वहाँ का सुल्तान एक सुन्नी है। और ईरान ने लगातार वहाँ पे जो शिया अतिवादी समूह हैं उसमें एक अल अश्तार ब्रिगेड है, उसको समर्थन दिया है। और आज से 4 साल पहले तो सऊदी अरब को अपनी आर्मी भी भेजनी पड़ी थी बहरीन में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी तनावग्रस्त शांति है और अभी फिलहाल वो विद्रोही सक्रिय नहीं है। इजराइल और ईरान लंबे समय से एक दूसरे के साथ शेडो वॉर में लगे हुए थे और इस वॉर में ईरान को इन सभी 7 देशों का समर्थन मिला था।
और इस समर्थन के पीछे की सबसे बड़ी वजह इन देशों को ईरान की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद है। इन्हें प्रॉक्सी के रूप में जाना जाता है, यानी इजराइल ईरान तनाव बढ़ने की कंडीशन में इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू होने के आसार हैं। इजराइल ईरान के बाद ये कहना कि इजराइल के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर हो सकता है, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, इसलिए कि जितने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप थे, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, ईरान में हमास और यमन में हूथी और बहरीन में अल-अश्तर और यमन में हूथी, इन सबको इजराइल अब लगभग न्यूट्रलाइज कर चुका है। हमास की कमर तोड़ी जा चुकी है, हमास के ज़्यादातर नेता मारे जा चुके हैं, उसका पूरा कैडर नष्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी वो इजराइल के कुछ बंधकों को रिहा नहीं किया है। लेकिन अब किसी भी संगठन में ये ताकत नहीं बची है कि वो ईरान के खिलाफ, वो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला सके। ये कहना अभी संभव नहीं जान पड़ता कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा, लेकिन जब तक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक है, ईरान अपना अंतिम दिन तक इस लड़ाई को जारी रखेगा और इजराइल पे हमले करते रहेंगे। मिडिल ईस्ट में इस तनाव का दबाव अब दुनिया के बाजार पर भी पड़ रहा है। अमेरिका पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में शुक्रवार की रात अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी। ग्लोबल टेंशन की वजह से मचे इस हड़कंप से भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत समेत दुनिया भर के बाजार में शुक्रवार को उथल पुथल मची रही। शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार इंडेक्स S&P 500 में 1.1% की गिरावट आई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स WTI में 7.5% की बढ़ोतरी हुई। WTI विश्व तेल मूल्य के लिए वैश्विक बेंचमार्क सेट करता है। WTI क्रूड फ्यूचर में 7.5% की बढ़ोतरी मार्च 2022 के बाद से उनकी सबसे तेज उछाल है। शुक्रवार को BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी में लगभग 0.7% की गिरावट आई। तेल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। BPCL, HPCL और IOC में 3% से ज्यादा की गिरावट आई। ईरान इजराइल के बीच जंग ने दुनिया भर के लिए टेंशन पैदा कर दी है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा तो ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। पश्चिम एशिया के देश युद्ध में झुलस रहे हैं और वहाँ एक अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है, और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बन रही है। फिर भी यदि हम देखते हैं जिस प्रकार से ईरान के ऊपर इजराइल का हमला हुआ है, उसको देखते हुए भारत के लिए कुछ समस्या हो सकती है। विशेष रूप से जो तेल का हमारे यहाँ उनके यहाँ से निर्यात है, इसी प्रकार से भारत के जो वहाँ निवेश है, ये कहीं न कहीं थोड़ा दिक्कत का काम करेगा। लेकिन अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इस ओर विशेष सजग रहना होगा, और चूंकि वहाँ के एयर स्पेस आसपास की कंट्रीज़ के भी बीच से बंद हो रहे हैं, तो ऐसे समय में चुनौती ये आती है कि हम किस प्रकार से इसमें अपने विदेशी व्यापार को, वहाँ अपने इन्वेस्टमेंट को, या वहाँ से आने वाले इन्वेस्टमेंट को जो भारत में आ रहा है, हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच आपसी लड़ाई जारी है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर इन दोनों देशों में सीधा युद्ध होता है तो तेल और गैस की आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा और दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा जाएगा, जो शायद दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इन हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान भी हुआ है। हालांकि ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर ये तनाव इस तरह से बढ़ता रहा तो जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संकट जो है वो देखने को मिलेगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।